नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ कलकत्ता से जुड़ रहे हैं देवदत्त माझी जी और हम बात करेंगे उनसे बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में। स्वागत है आपका देवदत्त जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? धन्यवाद। अभी ठीक हूँ, अ, स्वस्थ। जी, तो अभी क्या हो रहा है ये जो यूनुस की जो सरकार है, इसका आखिरकार इरादा क्या है? ये तो कितने दिन रहने वाली है? अब ये इसको जो है जो बाइडेन सरकार ने जो इसको यहाँ पे बनाया था हसीना को हटा के, तो अब तो बाइडेन भी जा रहा है, तो इसलिए ये क्या करना चाहता है ट्रंप के आने के पहले 2 महीने में जो हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है? देखिए बाइडेन और उनके साथ जो डीप स्टेट यूनुस को लाया है, तो इसमें तो अमेरिका का कुछ अपना अमेरिका का अपना मकसद है, बाइडेन डीप स्टेट का, कि वहाँ पर कुछ ऐसे द्वीप है, ऐसे पोर्ट है जिसका कब्जा यूएस करना चाहता है। तो उसके लिए ये लोग के साथ नेगोशिएशन हुआ है और इसी बीच इसी समय का फायदा उठाकर वहाँ का जो एक्सट्रीमिस्ट है, जिहादी है, ये पूरा जो ये लोग सदियों से करता आया है, वो अभी मल्टीफोल्ड बढ़ गया है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार तो बांग्लादेश क्या पूर्व पाकिस्तान जब से बना था तब से हो रहा है वहाँ पर। पर अभी ये क्या, ये 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ चुका है। और इसी बीच ये लोग बांग्लादेश को पूरा 100% इस्लामिक बना देगा और वहाँ पर हिंदुओं का पूरा साफ सफाया कर देगा। यही ये लोग का गोल है, मकसद है। तो ये हसीना के टाइम पे भी ये चल रहा था क्या? देखिए, हसीना का समय में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, पर इतना नहीं हो रहा था जितना आज के दिन हो रहा है। जी। तो वो हसीना ने तो अपने संविधान में सेक्युलर शब्द भी लिख के रखा हुआ था। देखिए, ये लोग हसीना का मतलब बुक में क्या लिखा है, संविधान में इनका क्या है, सेकुलर है, इनसे मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन को कुछ आता जाता नहीं है। वो लोग कुरान हुँ। में जो लिखा है, उनके उलेमा मुल्ला जो उनको कहेगा वो लोग वही करेगा, साधारण मुसलमान जो है। तो कौन सा देश का संविधान में क्या है, ये लोग इसको तो मानता ही नहीं है और मानेगा भी नहीं। किसी को अगर लगता है कि हम संविधान में सेकुलर शब्द डालने से हमारे देश के मुसलमान, चाहे वो कोई भी देश हो, ये लोग अपना शरीयत नहीं मानेंगे, ये लोग अपना जो इस्लामिक टीचिंग्स है इसको नहीं मानेंगे, तो ये उनका मूर्खता है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एक मुस्लिम समाज सेकुलर बने, ऐसा कभी कोई देश में नहीं हुआ। तो और गांधी अभी जो जी से बड़ा सेकुलर तो कोई था नहीं। गांधी हाँ। जी खुद नहीं सके इनको लाइन में लाने के लिए, तो दुनिया में कौन लाएगा। हाँ, गए तो थे नोआखाली में, तो बताते हैं उनकी बकरी को मार के खा गए। हाँ, उनको भी अगर मौका मिलता उनको भी मार के खा जाते। हाँ। हाँ, तो नोआखाली से तो वो बीच में छोड़ के चले आए थे ना इसी चक्कर में। और जी, लोग कहते हैं कि साहब नोआखाली में उनका बड़ा प्रभाव पड़ा, उनका तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। कुछ नहीं। तो अभी जो देखिए ना, है तो देखिए, कांग्रेस वालों के घर में आपको कलाम का फोटो मिलेगा, कांग्रेस का जो ऑफिस है वगैरह में। पर कहीं मुस्लिम क्लब हो, किसी के घर हो, कहीं गांधी का फोटो मिलता है? चाहे भारत में हो, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में तो छोड़ ही दीजिए, कहीं गांधी जी का फोटो वो लोग लगाते नहीं। गांधी जी अपने हृदय में मुसलमान को बिठा के रखा था। मुसलमान अपने आसपास कहीं गांधी जी को आने भी नहीं दिया। हाँ, वो तो कहते हैं ना कि साहब कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम जो है बहुत सारे मंदिरों में गाया जाता था, लेकिन एक भी मस्जिद बता दो जहाँ से कभी गाया गया हो। राइट, गा ही नहीं सकते, वहाँ तो हराम है ना राइट, वो राइट, राइट। साहब, म्यूज़िक ही हराम है। तो अब जो स्थिति है इसमें आप लोगों ने भी कई आंदोलन किया है, तो वो क्या कर रहे हैं अभी? पश्चिम बंगाल में किस तरह से आप लोग मूवमेंट चला रहे हैं? थोड़ा उसके बारे में बताएँ? देखिए, मैं तो बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ कि एक तो यहाँ के लोग बिल्कुल अ, गैर हिंदू से कुछ खरीदना बंद कर दें, गैर हिंदू को काम में रखना बंद कर दें।
क्योंकि यहाँ गैर हिंदू मतलब मुसलमान और उनमें से ज़्यादातर बांग्लादेशी। सीधा एकदम बॉयकॉट, हर तरीके से बॉयकॉट। और अभी हमने जो मेरा प्रयास है कि अवेयरनेस इस तरीके का हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत जो राशन भेजता है, क्योंकि बांग्लादेश में चावल, दाल, आटा, आलू सब भारत से जाता है। वो लोग खाता हमारा है और मारता हम ही को है। तो एकदम सीधा बात, भारत बांग्लादेश में राशन आइटम, खाने का आइटम और मेडिकल मतलब दवा और मेडिकल प्रोडक्ट्स, इसको पूरा भेजना बंद कर दे, वो लोग 2 दिन में सीधा हो जाएगा। ये मेडिकल वीजा भी तो देता है ना भारत? मेडिकल वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा सब बांग्लादेश को देता है। और बहुत लोग यहाँ पर आकर अब उसका वीज़ा भी एक्सपायर कर जाता है, यहाँ दूसरे काम करना चालू कर देता है। टूरिस्ट वीज़ा में आकर ऐसे हमने एक पिटीशन भी डाला था। टूरिस्ट वीज़ा में आया, बिज़नेस वीज़ा में आया और बिज़नेस वीज़ा में आकर वो यहाँ पर टीएमसी के लिए प्रचार किया इलेक्शन में। लास्ट इलेक्शन में बांग्लादेश का एक व्यक्ति फिल्म स्टार भारत आकर टीएमसी के लिए प्रचार किया। तो हमने ये रिस्पेक्टेड ऑफिसेस को बताया कि इनको आगे और वीज़ा ना दिया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और यहाँ पर तो सब कुछ थोड़ा स्लो चलता है। तो इसके ऊपर पूरा रोक लगना चाहिए, वीज़ा के ऊपर हर तरह कोई बांग्लादेश के कोई मुस्लिम्स को वीज़ा ना दिया जाए। एकदम स्ट्रिक्ट बंद हो जाना चाहिए और भारत से कोई मेडिकल आइटम्स और खाना बांग्लादेश में ना जाए। और बांग्लादेश से भी हम लोग जो वहाँ से हिल्सा मछली आता है, उसके ऊपर भी बंद कर दो। तो बांग्लादेश का अभी जो इतना कूद रहा है, आधा कूदना इनका बंद हो जाएगा। बिजली तो कट गया है? नहीं, बिजली कटा नहीं है, कुछ-कुछ जगह पे असर हो रहा है, पर केवल बिजली से नहीं होगा। नहीं तो उनका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी सुनते हैं ठप हो गया है? अभी देखिए बिज़नेस को तो वो लोग को असर हो रहा है, पर हम लोग अगर देखेंगे कि अफ़गानिस्तान का हालत बहुत बुरा है। एक्सक्यूज़ मी, पाकिस्तान का हालत बहुत बुरा है। वो लोग बेसिकली भीख मंगा है, तो उनको हम केवल इकोनॉमिक मतलब सैंक्शन से कुछ तो असर होगा, अच्छा असर होगा, पर केवल ये मुझे लगता है सॉल्यूशन नहीं है। मार का बदला मार अगर हम नहीं देंगे, तब तक ये लोग रुकेगा नहीं और सुधरेगा नहीं। आपने अभी इनका जो डिप्टी हाई कमिश्नर है उसके यहाँ भी प्रदर्शन किया है क्या? जी, हमने परसों शायद, हाँ, 28 तारीख को हमने सियालदह स्टेशन से बांग्लादेश डिप्टी हाई कमिश्नर के वहाँ, हाई कमिशन के वहाँ हम लोग गए, मार्च करके, रैली करके, और वहाँ हम लोग डेपुटेशन देने गए थे। तब हमने वहाँ जाते हुए हमको ये ऐसा हुआ मेरा मन में कि ये सरकार जो बांग्लादेश में है, ये तो अनएथिकल सरकार है। ये डेमोक्रेटिक वे से आया नहीं है, और जो भी है हम इसको एक लेजिटिमेट सरकार नहीं मानते, हम इसको सरकार नहीं मानते। तो हम वहां तक जाके हमने डेपुटेशन जमा नहीं किया, क्योंकि हम उसको मानते ही नहीं है। तो क्या बाहर नारे-वारे लगा के आ गए आप? हाँ, बाहर नारे लगाया, बहुत मतलब पूरा रोड तो नारे लगाते हुए गए। जैसे वो लोग बांग्लादेश में बोल रहे हैं कि वो इस्कॉन का चमड़ा उठा देगा, मतलब चमड़ा उखाड़ देगा, तो हम लोग भी यहाँ पर जिहादियों का चमड़ा उतार देंगे, मुल्ले को यहाँ से भगाएंगे, आप सब एक हो, मुल्लों को बॉयकॉट करो, ऐसे नारा हम लोग लगाए हैं यहाँ पर। पर तो बंगला में था, पटेल हमने ट्विटर और फेसबुक में डाला है, पर वो स्पीच या स्लोगन सब बंगला में है। और आपके हाँ, चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देवदत्त माझी फेसबुक और ट्विटर के साथ वो लोग जुड़ जाएँ, तो कुछ हाँ, रिपोर्ट्स बिल्कुल, भी जो भी उनको देख। लोग देख रहे हैं कृपया देवदत्त माझी जी के ट्विटर और चैनल और यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें। वहाँ पे आपको बिल्कुल लेटेस्ट और ताज़ी स्थिति जो है न केवल बांग्लादेश की बल्कि पश्चिम बंगाल की भी पता चलती रहेगी। तो अब आप ये मुझे बताइए विशेषकर इस्कॉन को क्यों टारगेट किया है?
देखिए, इस्कॉन मुस्लिम्स को, बांग्लादेश को लगता है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म तो इस्कॉन को कुछ होगा तो दुनिया भर का, दुनिया में ज्यादा ये लोग का जो है, देखिए जैसे कि आईसिस वाला जो गला काटता था, ये लोग इसको हम्म वीडियो प्रचार करता था ताकि लोगों के अंदर और दहशत बने। तो इस्कॉन को टारगेट करने का भी यही मकसद है कि इस्कॉन एक बड़ा हाउस है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उसको अगर हम लोग दबा के यहाँ से भगा देंगे तो हम लोग को, वो लोग के लिए गोल्ड मेडल है। और इस्कॉन ही ऐसा संस्था है बांग्लादेश के भीतर है जो पूरा वर्ल्ड में उनका संस्था है, प्रेजेंस है। और इस्कॉन को वो लोग विशेषकर इसलिए टारगेट कर रहा है। और हालांकि इस्कॉन ने कोई कसर नहीं छोड़ा कि वहां पर अपना जो इमेज है, अपना जो एक्टिविटीज है, इसको सेकुलर रखने का इस्कॉन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। वहां पर इफ्तार पार्टी किया, हम्म ज्यादातर जो चैरिटी वो लोग देता था कोविड के हम्म समय, कोई भी समय, उन उसका 99% है, वह पॉपुलेशन भी ऐसा ही है, 99% बेनिफिशियरीज मुसलमान होते थे। जो 20 लाख मुसलमानों को वो लोग कोविड में राशन दिया, 20 लाख। जब इस्कॉन का मंदिर तोड़ा जा रहा था, उनमें से 2 मुसलमान भी आकर इस्कॉन का मंदिर को बचाने का प्रयास नहीं किया। तो सेकुलरिज्म हम लोग कर सकते हैं, वो लोग अपने जगह में, अपने नीति में, अपने आदर्श में बिल्कुल साफ है और क्लियर है। उनमें कोई ये नहीं है, मतलब उन लोग के अंदर में कोई, उनका एक्टिविटीज को लेकर कोई डाउट्स नहीं है, कंफ्यूजन नहीं। ये बताएं कि ये जो चिन्मय कृष्ण दास जी जो है, इनको कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इस्कॉन ने डिसोन कर दिया, ऐसा क्या सच है ये या? नहीं, ये सच नहीं है। मैंने स्वयं इस्कॉन के सन्यासियों से हमने बात किया है। ये सच नहीं है। कुछ समय पहले, आज में कुछ साल पहले, कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स आया था, जो स्टेटमेंट्स को ये लोग एडिट करके चला रहे कि इसको इस्कॉन से बाहर निकाल दिया गया है। और अगर ऐसा है भी तो वो तो हम्म सनातनी मॉन्क है, मतलब धर्म गुरु है। एक साधारण हिंदू होने के साथ साथ भी हम लोग को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। चाहे इस्कॉन उनको निकाल दे, चाहे इस्कॉन उसको ना निकाले, वो इस्कॉन के हो या ना हो, फिर भी सनातन समाज उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। हाँ, ये तो इस्कॉन ने भी कहा है कि वो साथ में तो खड़े हैं, साथ में खड़े होने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये एक इस्कॉन का जो इशू है, ये ऐसा तो नहीं है कि जो अमेरिकन आपका जो डीप स्टेट है या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, और चूंकि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का चमचा है, तो ये सब के सब जो है वो तुलसी गाबर्ड से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि वो तुलसी गाबर्ड अगर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बन जाएंगी तो इनके जो बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बात हो रही है कि 2008 में जो एक सेक्शन 702 करके कुछ जोड़ा गया था इसमें, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट हो गई थी। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो अभी से कह रहा है कि वो उसको हटा देगा, और राइट। तुलसी गाबर्ड रहेंगी तो वो सारा निकाल लेगा। तो तुलसी गाबर्ड को रोकने के लिए, चूंकि वो इस्कॉन से संबंधित है, तो इसलिए इस्कॉन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है कि इसको जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दो और फिर अमेरिका में दुष्प्रचार करो कि जो तुलसी जो है, तुलसी गाबर्ड जो है वो एक आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई है। ऐसा है क्या कुछ? हाँ, ये एंगल भी हो सकता है। प्लस तुलसी गबार्ड अगर आती है तो ये लोग ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, ये लोग का सोचना, जिहादियों का और डीप स्टेट का, कि तुलसी गबार्ड गबार्ड इस्कॉन का एसेट्स को यूज कर सकती है अपने काम के लिए, इंटेलिजेंस के काम के लिए। तो इसलिए पहले वो आने से पहले इस्कॉन को पूरा बांग्लादेश से साफ कर दो और टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके पूरा बांग्लादेश में बैन कर दो, ताकि और डर ही ना रहे। ये एक एंगल भी ये लोग का अंदर काम कर सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। पर इस्कॉन व्यापक मानव या दानव सेवा का काम बांग्लादेश में किया। इस्कॉन समझ रहा था कि मानव सेवा कर रहे हैं,
पर वो लोग दानव का सेवा किया और वही दानव अभी इस्कॉन और बाकी हिंदू को मारने के लिए रोड में एकदम हायना की तरह घूम रहा है। जी। तो अब भारत में जो हिंदू हैं वो क्या कर सकते हैं कि एक तो सरकार के स्तर पर प्रयास हो सकते हैं जो आपने बताए कि सरकार क्या-क्या कर सकती है। उसके अतिरिक्त जो सामान्य हिंदू है वो क्या करे? देखिए, मैं तो एक ये यकीन करता हूँ, मैं मतलब विश्वास करता हूँ कि साधारण हिंदू जो है ये बहुत कुछ कर सकता है अगर चाहे तो। साधारण हिंदू पहले तो हर एक ये समझ ले कि हमको कुछ लेना है, खरीदना है, किसी को जॉब देना है, वो केवल हम अब हमारे भगवान का जो पूजा करते हैं, जो हमारे धर्म का है हम उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं से खरीदेंगे। पूरा टोटल अदरवाइज़ उनको बॉयकॉट करें। ये एक और दूसरा जहाँ-जहाँ बांग्लादेशी दिखे, थोड़ा उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि वो लोग बांग्लादेश में खबर भेजें कि वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, तो यहाँ पर भारत के हिंदू भी हाथ में हाथ रखकर बैठेंगे नहीं, यहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट होता रहेगा। तो वहाँ पर आप लोग हिंदुओं के ऊपर झमेला, अत्याचार बंद कर दो। जब ये मैसेज जाएगा तभी होगा। देखिए, कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। केवल नारे से या सोच विचार तक रखने से सीमित या डिस्कशन तक रखने से नहीं होगा। साधारण हिंदू को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस यही है कि टिट फॉर टैट करे और शठे गवर्नमेंट शाठ्यम लेवल। समाचरेत्। हाँ जी, शठे शाठ्यम समाचरेत्। राइट, राइट। और मुझे ये भी लगता है कि गवर्नमेंट लेवल में आप आईएएस हैं, आपको नियम का और पता है, पर एक साधारण इग्नोरेंट हिंदू होने के साथ में मेरा ये ध्यान में आता है, ऐसा सोच होता है कि अगर यूएसए, फ्रांस, रशिया, यूके ये लोग का आर्मी अगर इराक में, कुवैत में, अफगानिस्तान में रह सकता है मौजूद, उनके देश का पर्पस सॉल्व करने के लिए या ग्लोबल इश्यू को लेकर, तो एक समय जो हमारा देश था, एक समय जिसका जो देश का उस देश का नागरिक हमारा नागरिक था, दे आर ऑल आर एक्स भारतीयस। तो और बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, उनके साथ हमारा समझौता है, पैक्ट है कि वहाँ में रहने वाले जो माइनॉरिटी है, हिंदू है, इनका सुरक्षा देने का ज़िम्मेदारी वहाँ के गवर्नमेंट का है, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। जो कि हम यहाँ पर बांग्लादेश लेकर अभी आज चर्चा में है, तो बांग्लादेश सरकार के ऊपर आता है वहाँ के माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देने का ऐसा समझौता भारत के साथ। जब लगातार ये इसका वायलेशन हो रहा है, तो भारत को भी ऐसा कुछ करना चाहिए जो यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके करता है। भारत के आर्मी वहाँ पर मौजूद होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वहाँ के माइनॉरिटी जो हिंदू है, उनका सुरक्षा के लिए भारत ऐसा कर सकता है। और दूसरा, जब बांग्लादेश बना था या ईस्ट पाकिस्तान बना था, उस समय वहाँ पर जितने हिंदू थे, आज उससे बहुत कम हो चुका है। उस समय से आज तक वहाँ से बहुत सारे मुसलमान भारत आ गए हैं। तो भारत एक आंकड़ा निकालकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कि इतने घुसपैठ भारत के अंदर है बांग्लादेश, तो उतना प्रोपोर्शन ऑफ लैंड, चाहे वो मुसलमान आए हो या हिंदू आए हो, हिंदू वहां पर अत्याचारित होकर आए हैं और मुसलमान यहाँ गजवाए हिंद करने को आए हैं, चाहे किसी फॉर्म में हो, तो उतना प्रोपोर्शन ऑफ लैंड बांग्लादेश से ले लेना चाहिए। और बांग्लादेश में अभी जो हिंदू है उनका प्रोटेक्शन के लिए भारत को वहां पर अपना फौज, अपना आर्मी भेजना चाहिए। और इसमें क्या टेक्निकलिटी है, क्या ये है, ये हमको नहीं पता। मैं एक आम इसमें हिंदुस्तानी, आम भारतीय होने के नाते बोल रहा इसमें समस्या ये है कि हिंदू जो है वो पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं। तो अगर मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में होते कि कहिए कि साहब की वो जो चटगांव हिल ट्रैक्ट्स है खाली उसी में होते या भारत से लगती हुई सीमा में होते, तब तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं। ढाका में भी हैं, तो रंगपुर में भी हैं, तो सिलट में भी हैं, तो चटगांव में भी हैं,
खुलना में भी हैं, तो जेसौर में भी हैं, पूरे बांग्लादेश में। पूरे बांग्लादेश में हैं। तो ये फैले हुए हैं चारों तरफ, तो कैसे इनका प्रोटेक्शन आर्मी कर सकती है? देखिए, इतना तक तो हमारे दिमाग में आ गया, आगे का तो ऊपर वाले को सोचना है। जो हमसे 100 गुना, लाखों गुना ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हर तरीके से हैं। पहले वे उनको एक जगह लाना है कि कुछ तो करना है, बिकॉज़ प्रायोरिटी है वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा देना, सम्मान के साथ रहे। भारत में बांग्लादेशी आकर हर एक फैसिलिटी लेगा, आधार कार्ड से वोटर कार्ड बनाएगा, यहाँ आकर भारत का कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये बांग्लादेशी लोग यहाँ आके वो लोग को ये अधिकार मिल सकता है। तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू का भाग्य में क्या खाली केवल बलात्कार और अपना मंदिर को तोड़ते हुए सामने देखना और मृत्यु, उनका हत्या, यही लिखा है? कब ये समय सुधरेगा? और इसके लिए और हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? यही है। मैं तो देखिए हर दिन 30-35 लोगों से बांग्लादेश का मेरा बात हो रहा है और जी। वो लोग से बात करते-करते मेरा हृदय का हालत मतलब बहुत दुखी होता है। गुस्सा भी आता है, दुःख भी होता है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ना इन लोगों ने जो है ये बड़े-बड़े जो प्रदर्शन किए, ये कैसे कर लिए? जैसे एक ढाका में भी किया, चिटगाँव में भी किया, रंगपुर में भी किया। इतने बड़े-बड़े प्रदर्शन लाख-लाख, 2-2 लाख लोग इकट्ठे हुए, तो ये कैसे संभव हो सका? ये दिखाता है कि भई ऑर्गनाइज़ेशन तो है वहाँ पे। हाँ, ऑर्गनाइज़ेशन बिल्कुल है और वेल नीटेड है, एक-दूसरे से कनेक्शन अच्छा रखता है। कम से कम आज के समय तो बहुत अच्छा है और ऐसा मूवमेंट हमने अपने जीवन काल में तो बांग्लादेश में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं का मूवमेंट है, कम से कम लास्ट 1 महीना में जो दिखाई दिया है, ये आज तक हम लोग ने नहीं देखा। तो इसका मतलब ये वहाँ के लोग इतने अपने धर्म को लेकर उनका समर्पण है, त्याग है, ये तो मतलब ये कल्पना के भी बाहर है। इतना त्याग और कमिटमेंट, समर्पण कोई आम व्यक्ति में साधारण हमको तो भारत में नहीं दिखता है, जितना बांग्लादेश के हिंदुओं के अंदर है। मैं तो यहाँ से बैठकर उनको नमन करता हूँ। एक माँ से मेरा बात हो रहा था, अभी उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, किसी से कोई बात कराया था। उनका 2 बेटा उन्होंने खो दिया है, पर फिर भी वो एकदम कट्टर है कि हम नहीं झुकेंगे इन मुल्लों के आगे। अगर भारत थोड़ा भी हम लोग के बारे में कुछ ग्राउंड में कुछ कर देगा, तो हुँ। थोड़ा आगे बढ़ेगा भारत तो हम लोग इतना काम कर देंगे बांग्लादेश। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा ये इस तरह का एकता जो है वो पश्चिम बंगाल में दिखता है क्या? पश्चिम बंगाल में भी दिखता है, इतना नहीं दिखता है। मैं तो आपको बोला बांग्लादेश में जो दिखा है हमको भारत में कहीं नहीं दिखता है। हाँ। लाखों लोग इतना प्रेशर सिचुएशन में बाहर आना, ये अतुलनीय है। बंगाल में तो इतना दिखता नहीं है, पर बंगाल में भी हिंदू जाग रहे हैं, पर यहाँ पर जो है बहुत कुछ पॉलिटिकल कारण से थोड़ा सैक्रिफाइस हो जाता है बंगाल में। पर वही सेंट्रल को थोड़ा ध्यान बंगाल और बांग्लादेश में देना है, कि बांग्लादेश और बंगाल अभी दोनों ये एक दूसरे। आपका शुभेंदु अधिकारी जो थे, इन्होंने भी जी, बहुत आवाज़ उठाई है जी, जी। और इन्होंने भी प्रदर्शन वगैरह किए हैं, हाँ, हाँ। तो हाँ, उससे कोई शुक्रिया वो प्रदर्शन कर रहा है, वो बहुत वोकल भी है इस मैटर हुँ, को लेकर। हुँ, हुँ, इट इज़ गुड कि वो तृणमूल से बीजेपी में आ गए हैं, तभी शायद बोल पा रहे हैं या शायद मतलब नहीं तो पहले तो उनको बोलने का मौका नहीं था कभी, मतलब आज तो कम से कम बोल रहे हैं, अच्छा है। और वो बहुत सारे प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आउट ऑफ बॉक्स वो सोचते भी हैं, प्रयास कर रहे हैं और उनके साथ लोग हैं भी।
जी। तो अब ये जो बांग्लादेश का जो मूवमेंट हुआ है, आपने कहा कि हाँ, इसका तो असर पड़ रहा है। तो आपको लगता है क्या कि इससे जो है वो जो थीम दी है योगी आदित्यनाथ ने बँटेंगे तो कटेंगे, वो पश्चिम बंगाल में कुछ इसका और अधिक असर हो सकता है? हाँ, असर हो सकता है, इसका अवेयरनेस और लोगों तक जाना चाहिए। अवेयरनेस जितना होगा उतना लोग जानेंगे, फिर ये समझ जाएँगे कि बँटेंगे तो कटेंगे। हाँ, तो ये होगा। मैं आशावादी हूँ कि यहाँ के लोग जल्दी समझ रहे हैं इस बात को। पर यहाँ लेकिन ये थोड़ा पिछले एक थोड़ा लीडरशिप। हाँ, जी, जी, बोलें। पर यहाँ थोड़ा मतलब लीडरशिप को लेकर थोड़ा लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो केवल दिखता है वो लोगों तक पहुँचता नहीं है, ठीक है? क्योंकि जैसे कि पोस्ट पोल वायलेंस आप ले लीजिए। पोस्ट पोल वायलेंस के समय हार्डली कुछ 1-2 या 3 लोग विक्टिम्स के पास पहुँचे, उनको मदद की। तो वैसे लोगों को सेंटर को भी चाहिए वैसे लोगों को थोड़ा बैकिंग दे, थोड़ा उनका स्ट्रेंथ को और आगे लेके जाए। क्योंकि जो एकदम आपातकाल में जब समय खराब हो, तब जो लोग बाहर निकल के काम करते हैं, उनको लोग याद रखते हैं और लोग उन्हीं को आगे देखना भी चाहते हैं। तो ये सब चीज़ को जो हमारे देश के जो स्ट्रैटेजिस्ट है, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, थोड़ा इस सब का भी ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी तो कह रही है कि साहब कि बांग्लादेश के संबंध में वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में रहेगी। हाँ, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है, सेंट्रल के ऊपर दे दी है। वो एक तो क्लियर कट स्टेटमेंट देती, हुँ। तब समझ में आता कि सेंटर ये करे, वो करे, कुछ तो सीधा बताती। पूरा सेंटर के ऊपर सेंट्रल ही करेगा जो करना है, वो तो करेगी नहीं। वो तो जो नुकसान पहुँचाना था, पहुँचा चुकी है। बांग्लादेशियों को दुनिया भर का डॉक्यूमेंट्स बना के दे दी है। हिंदुओं का ज़मीन बांग्लादेशी को दे दिया है। अभी बोलती है सेंट्रल जो करेगा। अरे आपने तो पूरा सर्वनाश करके रख दिया स्टेट का। नहीं तो सेंटर भी तो कर सकता है ना, वो सेंटर तो ही कुछ करता नहीं, सेंटर तो कहता है हमको पश्चिम बंगाल में जिताओ तब हम करेंगे, ये क्या बात हुई? नहीं, ये तो नहीं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में आएँगे तब है, वो तो अलग बात है। जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर आता है, तब सेंटर बहुत कुछ कर सकता है और यहाँ के लोग ये आशा भी करते हैं सेंटर कुछ करेगा। सोच लीजिए अगर कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी है, वहाँ तो बीजेपी आएगा नहीं, तो वो क्या गया काम से क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सेंटर क्योंकि ये तो हम अभी लोग आशा अमित कर शाह का सकते हैं मोदी स्टेटमेंट जी था से। इस तरह का, कि आप हाँ हमको जी? 2026 में जिताइए तब हम जो है वो सारे घुसपैठिए बाहर कर देंगे। ये किस तरह की ठीक है, बात ये लीडर्स बोलते हैं, पर हुँ, ऐसा जहाँ पर देश का मैटर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। चाहे हम स्टेट में रहे या नहीं रहे, जहाँ पर मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, वहाँ पर रहने वाले जो नागरिक हैं, उनका जीवन को लेकर मैटर है, उनका महिलाओं का सम्मान को लेकर मैटर है। तो हम वहाँ पर कुछ करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, आप कुछ कीजिए तब जीतिए। हुँ। जीतेंगे तो करेंगे, लोगों को पास लोगों का बोलने का माध्यम नहीं है, लोग हम भी पार्टी से जुड़े हैं, लोग हुँ, हमको बोलते हैं, आप ऊपर वाले हुँ। को बोलिए कुछ कीजिए तब जीतिए, ये कहते हैं कि बड़ा पहले बड़ा जिताइए कुछ। तब हम करेंगे। ये अच्छा, तो लीडर एक बोलते हैं, ऐसा ये सेंट्रल तो ऐसा बोलता नहीं है, यहाँ के लोकल लीडर्स ऐसे बोलते हैं, पहले जिताओ हुँ, फिर कुछ होगा। तो हुँ। लोग बोलते हैं, पहले कुछ करो फिर जीतो। अच्छा ये बताइए कि ये पश्चिम बंगाल में पिछली बार जो है वो हमारी आपकी जब बात हुई थी चुनाव से पहले लोकसभा के, तो आपका भी आकलन था कि लोकसभा में पिछली बार से अच्छा करेगा। तो क्या हुआ कि 12 तक ही अटक के रह गया?
देखिए, मैं तो आपके चैनल पर मैं बोला था पिछला बार से अच्छा होगा। आपको फ़ोन पे तो मैं बताइए था कि वैसा रिज़ल्ट नहीं होगा पहले जैसा, क्योंकि मैं एक पार्टी का मेंबर भी हूँ और मुझे वैसे ही बोलना चाहिए जिसमें पार्टी को नुकसान ना हो। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि पार्टी को मैक्सिमम वोट्स मिले। परंतु वोट रिज़ल्ट ऐसा हुआ कि सीट्स कम हो गया, तो इसके वजह मतलब मल्टीफ़ोल्ड है, मतलब मल्टीपल है। एक तो है कि रिगिंग और काउंटिंग, इलेक्शन के दिन रिगिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, और दूसरा काउंटिंग के दिन अ, टीएमसी का मैकेनिज़्म ऐसा है कि वो लोग थोड़ा बदल देता है। 10-20 हज़ार वोट इधर-उधर करना काउंटिंग के दिन भी, ये कोई बात नहीं है, वो लोग कर लेता है। तो ये दोनों फैक्टर काम किया है और हम अभी तक हर जगह पहुँच नहीं पाए। हम यानी कि पार्टी का जो इंस्ट्रूमेंट है, टीम है, ये हर जगह बना नहीं। तो इसमें थोड़ा पीछे हैं और मुझे ये भी लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऑब्ज़र्वेशन भी है कि टीएमसी के एक जो कैंडिडेट है, उनको पता होता है, 2 आदमी को पता होता है, या तो वो या तो हम, या हम लोग इधर से चुनाव लड़ेंगे, पहले से पता होता है। तो वो हुँ, लोग उस एरिया को नर्चर करते हैं 2-3 साल पहले से इलेक्शन के, और अच्छा। पार्टी भी वैसे ही वो लोग को उस एरिया में ट्रायल एंड टेस्ट कर लेता है। पर हमारे यहाँ जो है मतलब वैसा नहीं हो रहा है। जो बिल्कुल अपने जीतने के बाद भी जो व्यक्ति, सोचिए कोविड के समय या तो पोस्ट पोल वायलेंस के समय लोगों के साथ खड़ा नहीं होया, वैसे लोगों को अगर फिर से टिकट मिलता है, तो आम जनता क्या सोचेगा? सोचिए, आम जनता तो मोदी जी को देखकर एक बार किसी को एमपी या कुछ बना दिया है, और बनने के बाद वो अगर सर्विस नहीं दे रहा है लोगों को, फिर उनको लाएँगे क्या? नहीं लाएँगे। तो इसलिए मुझे और एक चीज़ लगता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स है, चाहे असेंबली हो या पार्लियामेंट का हो, एक ऐसा टीम होना चाहिए जो उनके जो कार्य है, उनके ऊपर थोड़ा नज़र रखे, वो क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग नॉट ओनली द पार्टी, दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल आल्सो। लोगों ने उनको इतना बहुमूल्य वोट देके जिताया है, उनका ज़िम्मेदारी बनता है, उनका कर्तव्य है कि लोगों को वो सर्विस देना। तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, टीवी नहीं है जो वारंटी मतलब काम नहीं करेगा तो उसको 2 साल में रिप्लेस कर देंगे। ये देश का मैटर है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। एक इलेक्टेड मेंबर अगर काम नहीं करता है, तो वो काम करे या नहीं कर रहा है, तो उसका भी एक सिस्टम हो कि वो जो नहीं कर रहा है, लोगों के साथ नहीं खड़ा हो रहा है, कम से कम अपने वोटर्स के साथ भी उनको खड़ा होना चाहिए। वो जो नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक ऐसा नज़र रखा जाए कि वो करे। नहीं तो ऐसा नुकसान हो सकता है, और ये देश नहीं के तो इस लिए बार तो घातक है। आपके जैसे आसनसोल, दुर्गापुर जैसी सीटें भी जो हैं वो निकल गईं। आपके लॉकेट चैटर्जी जैसी भी हार गईं हुगली से। तो इनको तो माना जाता था कि पॉपुलर हैं और एक्टिव रहते हैं लोग। देखिए, मैं बोला रीज़न हारने का कारण तो बहुत है, प्रॉक्सी है, रिगिंग है, बहुत कुछ है। एक्सक्यूज़ मी। तो ये प्रॉक्सी और रिगिंग ये सारी चीज़ें तो पता है ना लोगों को। पार्टी हाँ, को भी पता पता है। है, सेंटर को भी पता है। क्यों नहीं करते कुछ? देखिए, प्रयास तो करते हैं। प्रयास किया, पार्टी ने सेंट्रल से कोई कसर नहीं छोड़ा। पर कहीं आके कुछ विषय जो है ये मिक्स अप हो जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ठीक करेगा। आपको विधानसभा के लिए क्या लगता है? देखिए, विधानसभा में अभी जो स्थिति है, ये ना
आसान नहीं है, ठीक है? तो मेहनत और प्लानिंग दोनों एकदम सही होना चाहिए, एग्ज़ीक्यूशन ठीक होना चाहिए, तब अच्छा होगा। जैसे हम कर्म करेंगे, वैसा ही हमको फल मिलेगा, सीधा है। प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, जो एग्ज़ीक्यूट हो सके, प्रैक्टिकल हो और वो एग्ज़ीक्यूट हो, तब सफलता मिलेगी, पक्का। क्योंकि लोग यहाँ चाहते हैं, आसाम जैसा यहाँ भी पोलराइज़ हो रहा है, हुँ, हुँ। पश्चिम बंगाल भी हाइली पोलराइज़्ड है और यहाँ पर बीजेपी को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। लोग चाहते हैं यहाँ बीजेपी आए और ये कभी भी हो सकता है। थोड़ा अगर बैट एंड बॉल का टाइमिंग ठीक हो जाए, ये हो जाएगा यहाँ हाँ, पर। अच्छा। तो यहाँ तो ये माना जाता है ना कि साहब कि जो ये भद्र लोग हैं, ये ममता दीदी के साथ में हैं। नहीं, 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 ये भद्रलोक तो नहीं, मतलब जो मतलबी लोग हैं, ऐसे तो लोग उनके साथ है, इसमें कोई दो राह नहीं है। सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे उनके साथ हैं, पर आम जनता जो है, ये लोग देखिए अवेयरनेस का अभाव है, अवेयरनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। अवेयरनेस अगर ठीक रहेगा, लोगों तक अगर बात पहुँचेगा और लोग अगर ठीक तरह वोट कास्ट कर पाए, अपना वोट ठीक तरह दे पाए, तब तो यहाँ पर गेम घूम जाएगा एकदम। लोग वोट देने से डर रहे हैं। पोलिंग बूथ में जाकर लोगों को लोग वोट नहीं दे पाते हैं, उनका जाके देख रहे हैं वोट हो चुका है। ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं। या तो कोई सामने खड़ा हो रहा है, बोल रहा है ये बटन दबाओ, नहीं दबाओगे तो मार खाओगे। तो बंगाल में ऐसा चल रहा है। तो सेंट्रल अगर ये 2-4 चीज़ को थोड़ा ठीक कर देगा तो यहाँ सरकार आ जाएगा। तो ये अभी तो लगभग 100% वेबकास्टिंग होता है पोलिंग बूथ का, तब ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे खड़ा होके बटन दबाया जाए? नहीं देखिए, इसमें भी एक है कि 2021 में जो म्युनिसिपल चुनाव हुआ था, हाँ, उसमें हमने एक हाई कोर्ट में याचिका डाला था, हमने ही, कि हर हुँ। पोलिंग बूथ में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और उसका टेलीकास्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रूम पे वो दिखना चाहिए, जो मैनेजमेंट रूम है उसमें। तो उसके बाद वो ऑर्डर के बाद ये हर पोलिंग बूथ में सीसीटीवी लगना शुरू हुआ। परंतु वो सीसीटीवी को पहले से या तो खराब कर दिया जा रहा है, या तो जो जहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे बूथ थे, जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सीसीटीवी को डैमेज किया जा रहा है। पर आफ्टर दैट क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका कोई अच्छा गाइडेंस नहीं आया। और एक बात है, जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल फोर्स है, ये तो या तो पोलिंग बूथ में मौजूद है, या तो कोई गाँव में सोचिए बैठा है, कुछ दिन रहेगा। टीएमसी वाले क्या करते हैं, वो इलेक्शन रिजल्ट को मिलाते हैं। ये बूथ में अगर बीजेपी को ज़्यादा वोट मिल गया, तो वहाँ के लोगों का खैर नहीं। तो उस समय क्या? उस समय मेरा जो सोच है कि सेंट्रल क्या करेगा वो तो ठीक है, जो लोकल लीडर्स हैं, इनके हाथ इनका थोड़ा ये होना चाहिए कि हम जाके, कुछ हमारे कार्यकर्ता के ऊपर होगा, हम जाके टूट पड़ेंगे, हम खुद मूवमेंट करेंगे। हमारे साथ 20-25 ऐसे लोग होना चाहिए जो कुछ भी देश और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तब अगला डरेगा। सेंट्रल तो अपना काम करेगा, हम केवल भरोसे रहने से तो नहीं चलेगा, कुछ तो अपने को करना भी पड़ेगा। क्योंकि तृणमूल तो पूरा गुंडा पाला हुआ है। वो लोग बंदूक लेके आएगा तो हमको, मेरा हाथ में भी तो कम से कम कुछ होना चाहिए, गुलाम होने से नहीं चलेगा, कम से कम एक पत्थर तो हो। हाँ, ये तो बात सही है आपकी कि कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म तो होना चाहिए ना। सेल्फ डिफेंस ग्रुप ही बना लें, कुछ करें। देखिए ना, एक साधारण उदाहरण है, जी। रामनवमी का जो शोभा यात्रा होता है, हावड़ा से जो जाता है, हर साल वो शोभा यात्रा के ऊपर अटैक होता है और ये लोग हर साल मार खाता है। हम कहीं शोभा यात्रा करते हैं, सोचिए बसीरहाट में, हुँ। वहाँ हमारे ऊपर अटैक होना तो दूर का बात है। उल्टे तरफ के लोग अपने शटर बंद रखते हैं।
दुकान वगैरह बंद रखते कि ये लोग का रैली जा रहा है, प्रॉब्लम हो। ऐसा कैसे? तो आपने क्या किया है? देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अगर हमारे एक कार्यकर्ते के ऊपर एक आँच आएगा, तो हम आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हम उसका बदला ज़रूर लेंगे। पुलिस कुछ नहीं करेगा तो। पुलिस अपना काम करेगा तो ठीक है, पुलिस नहीं करेगा, तो हमको तो जस्टिस चाहिए, चाहे कैसी भी हो। हम उसका हिसाब लेंगे, सीधा बात है, 100 का सीधा बात। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर कुछ होगा तो हमारे दूसरा कार्यकर्ता उसका हिसाब ज़रूर लेगा। तो वो लोग लफड़े में आता नहीं है। और ये कैसा राम भक्ति है कि हम हर वर्ष मार खाएँ और पुलिस के पास जाके रोएँ। भगवान राम से तो हम लोग ने ये नहीं सीखा, रामायण में तो ऐसा नहीं है। वो भगवान राम के भक्त हनुमान जी जैसा होना चाहिए। और भगवान राम को भी बिल्कुल, हनुमान जी ज़्यादा बिल्कुल, पसंद थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सबसे सबरी अधिक माँ हनुमान जी। सबरी माँ जीवन भर राम जी का नाम करती रही। राम हुँ, जी के उनको एक दिन के लिए दर्शन, एक बेला के लिए दर्शन मिला। जीवन भर राम-राम करते रहे। हुँ, और हनुमान जी राम जी का काम किया। राम जी उनको ढूँढ के निकाला, हनुमान राम को नहीं ढूँढा। हनुमान जी को राम जी ढूँढ के निकाले। सुदामा भगवान कृष्ण जी का नाम सारा जीवन लिया। बचपन में और अंत काल में उनको कृष्ण जी का दर्शन मिला। अर्जुन कृष्णा जी को नहीं ढूँढा। कृष्ण जी अर्जुन और बाकी पांडवों को खुद ढूँढ के निकाला, क्योंकि उनको पता था कि धर्म का स्थापन करने के लिए, धर्म युद्ध के लिए मुझे सुदामा नहीं, मुझे अर्जुन चाहिए जिसके हाथ में धनुष बाण। तो हुँ, मेरा भी ये चेष्टा रहता है कि मैं हमारे समाज के सुदामा नहीं, सुदामा तो ठीक है, अच्छा है और रहे अच्छा है। पर मुझे अर्जुन चाहिए, भीम चाहिए, जो युद्ध कर सके। ऐसे लोगों को हम चेष्टा करते हैं मतलब आइडेंटिफ़ाई करने का। और जब वो युद्ध के बाद अगर घायल होता है या तो अरेस्ट होता है, मैं उनका उनका फैमिली का पूरा ख़्याल रखने का पूरा प्रयास करता हूँ ईमानदारी से। अगर वो जेल में है तो उनको गरीब है तो उनके घर में चावल, दाल और सब्ज़ी तो बनना चाहिए, उसका बच्चा का दूध तो मिलना चाहिए। वो तो धर्म के लिए कुछ करके जेल गया है और उसको जेल से निकालने का जो प्रोसेस है, वो उसका भी हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो जेल जाए या अस्पताल जाए। सभी लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, आपने बताया कि ये तो बात सही है कि साहब कि आपकी यात्रा निकलती है तो कोई बीच में नहीं पड़ता, लेकिन बाकी इधर-उधर जो है वो हमले करते रहते हैं। ये तो लोगों को सीखना चाहिए, अनुकरणीय बात है ये। तो ब पिछली बार इससे भी बहुत नुकसान हुआ था, जो बहिर्गतों वाला चलाया था ममता दीदी ने। इस बार उसका कोई काउंटर है कि इस बार भी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे? जी, आपका प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक। पिछली बार ममता दीदी ने चूँकि कोई सीएम फेस जो था वो बीजेपी ने नहीं दिया था, तो वो हाँ, बहिर्गतों कर के और सारा जो है वो पूरा बीजेपी के अगेंस्ट में टर्न कर दिया था सेंटीमेंट। तो इस बार नहीं कोई जी, सीएम फेस बंगाल में देंगे कि लोग नहीं देंगे? नहीं, बंगाल में जो बीजेपी को वोट दे रहा है लोग, हुँ, हुँ। ये 99% मोदी जी को देख के दे रहे हैं। सेंट्रल अच्छा। का काम को समझ के दे रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को ध्यान में रख के दे रहे हैं। इस तरह का जो बड़ा प्रोग्रेस गवर्नमेंट ने किया है, बड़ा स्टेप्स लिया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये सब हो, इसके लिए और मोदी जी का जो अपना अ, इमेज है, उसके लिए यहाँ के लोग वोट दे रहे हैं। और बड़ा ममता का नेगेटिविटी के लिए दे रहा है। ममता का माइनॉरिटी मुस्लिम अपीजमेंट के लिए लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये 2 मेन कारण है लोगों को बीजेपी को वोट देना। और बीजेपी जो हार भी रहा है वो मार्जिन बहुत कम है। मतलब अगर परसेंटेज में हिसाब करें या टोटल वोट में हिसाब करें, वो बहुत फ्रैक्शन है। तो अवेयरनेस और थोड़ा सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर हो जाए तो ये वोट बढ़ जाएगा। और लीडर्स जो है, लोकल लीडर्स जो है, वो थोड़ा अपने आप को और एम्पावर करें और थोड़ा साहस दिखाएं और कंसिस्टेंसी रहे।
उनका जो काम है उसमें थोड़ा कंसिस्टेंसी रहे, ये चेंज हो जाएगा। बाकी मैं सब कुछ तो लाइव इसमें बोल नहीं सकता, पर मैं प्रयास करूँगा समझाने। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। देवदत्त जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपको भी वंदे धन्यवाद। मातरम।